हेलो एवरीवन, वेलकम टू मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी का सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है कि कल 17 दिसंबर को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था और आशा करता हूँ कि जिसने भी बहुत अच्छे से मेहनत की है, अगर अपनी गलतियों को ना दोहराया हो और बहुत ही शांत रहकर अगर पेपर आपने दिया है तो आप अवश्य मेंस लिखेंगे। बस दिक्कत उन्हीं को हुई होगी जिसने अपने आप पर काबू नहीं पाया हो और छोटे छोटे प्रश्न भी, सिंपल सिंपल प्रश्न भी गलत किए हो। क्योंकि लगभग सभी प्रश्न तो सब सही कर ही देंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको अगर आपने सॉल्व किया हो तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रश्न सब किसी से सॉल्व नहीं होंगे। हालांकि पेपर का जो रिव्यू है वो हम कल लेने वाले हैं। डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर रहा, आगे क्या करना है, मेंस की तैयारी कैसे आपको करना है, कौन कौन मेंस की तैयारी करे, कट ऑफ क्या रहा है, पेपर किस तरह से रहा है, ये सभी डिस्कस हम चर्चा आगे करने वाले हैं। अभी हमारा जो मूल मकसद है इस वीडियो का, उस पर हम आने वाले हैं। उससे पहले मैं दो बातें आपको 2 से 3 मिनट में बता देता हूं। याद रखिए, स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा का पूरा आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यही बातें आपके लिए काम आने वाली है। केवल प्रश्न देखने से आपका काम नहीं बनेगा। पहली चीज तो ये कि लगभग कठिन से कठिन प्रश्न हो, सरल से सरल प्रश्न हो, टेस्ट सीरीज आपकी यूट्यूब पर ली थी, स्पेशल क्लास में ली थी, ग्रुप पर आपको टेस्ट भेजे थे, जो नोट्स लगातार कंटिन्यूसली प्रत्येक दिन हफ्ते के हिसाब से भेजे थे, लगभग पूरा का पूरा पेपर वहां से एज इट इज छप गया है। कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जिनको मैंने एक दिन पहले मन से बनाया था ऑप्शंस के साथ कि मन से डाल देता हूं ऑप्शन, वो ऑप्शन भी एज इट इज एमपीपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न कौन से नोट्स से, कहां से, कैसे आया, उस पर हम चर्चा कल डिटेल में करने वाले हैं 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में। तो सब कुछ आपका काम वहां पर हो गया है। ऐसे ही हमको 28 अप्रैल के लिए भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बात करते हैं कि वापस से आयोग ने, अब क्या कुछ भी बोले हम, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होने की संभावना है। अभी तक आपने देखे होंगे कि लगभग लगभग सभी ने आंसर की प्रोवाइड कर दी है, सब कुछ कर दिया है, मैंने अभी तक नहीं की है। 2-3 रीजन है उसके। पहली बात तो ये कि आंसर की तुरंत देने से चेंज होना स्वाभाविक होता है, लेकिन मैंने आंसर की इसलिए नहीं दी है कि पहले थोड़ा सा समझ तो ले, थोड़ा समय देना चाहिए ताकि प्रश्नों को समझ सके, क्योंकि कुछ प्रश्न बाद में समझ आते हैं काफी समय बाद कि इसमें कुछ पेच जरूर है, छोटे से पेच रहते हैं लेकिन पेच तो जरूर रहते हैं। तो मैंने आंसर की इसलिए नहीं दी कि थोड़ा शांति से समझ लूं, उसके बाद फिर मैं आपको अब आंसर की दूंगा। इन प्रश्नों के बाद आपको अपने अपने ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अमित शुक्ला नोट्स पर आप ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल पर बिना स्पेस बिना कॉमा के अमित शुक्ला नोट्स आप सर्च कर लेना। उसके बाद कुछ मैंने आंसर कीज देखी तो वहां पर गलत प्रश्नों के भी उत्तर सीधे सीधे दे दिए गए, तो ये मेरा काम नहीं था, इसलिए मैंने वेट किया है। अब इन प्रश्नों पर आएंगे। उससे पहले मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि लास्ट टाइम मैं अकेला था जिसने एक प्रश्न पर बोला था कि ये प्रश्न डिलीट होगा, मतलब होगा। कई लोगों ने उसके नीचे कमेंट किए कि सर क्या कुछ तो भी बोल रहे हो, पहले पढ़ तो लिया करो, ये फलाना ढिमकाना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सत्य हूं, इनको अपना जवाब सीधा साक्षात सीधा आयोग दे देगा। वो प्रश्न सीधा डिलीट हो गया, वो लोग जो बोलने वाले थे वो चुप हो गए। तो जो प्रश्न मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ाई की है, 2-3 बातों पर ही आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। अगर आपने पढ़ाई की है, पूरी की है, ऑथेंटिक सोर्स से करी है, दिमाग चलाना आता हो, तो ही आपको ये बात समझ में आएगी। अन्यथा बड़बोलापन तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाद विवाद की स्थिति भी, डिबेट भी आप किसी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शांति से मेरी बातों को सोचने की कोशिश करोगे तो ये प्रश्न में कहीं ना कहीं पेच तो है, और इसीलिए मैं विद प्रूफ ही आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या इनमें बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। और मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रश्न डिलीट करवा दूं और वो लोगों का नुकसान करवा दूं। ना तो मैंने पिछली बार आपत्ति डाली थी, ना किसी को बोला था आपत्ति डालने का। मैं एक शिक्षक हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि पेपर का रिव्यू कैसा रहा, कौन से प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। तो आप उन प्रश्नों को अभी क्वेश्चन मार्क लगा के रख ले, या फिर जिसका मैं 100% बोल रहा हूं उसको आप ऐड करके रख ले अगर आपको लगता है तो। क्योंकि ये प्रश्न के उत्तर अगर डिलीट होते हैं तो भी आपको प्रश्न के नंबर तो मिलने वाले हैं। क्लियर है बात? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और उस हिसाब से ही कार्य करना। ठीक है, पहले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं।
ठीक है, पहली बात तो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी है संसद के दोनों सदन, बी संसद के दोनों सदनों राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। अब आप बहुत सारे बच्चों ये सोचने की कोशिश करोगे कि सर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है। मैंने अभी एक व्यक्ति से, मतलब दो व्यक्ति से बात करी जो 10 साल से केवल और केवल पॉलिटी पढ़ाते हैं और बहुत ही बड़ी कोचिंग में, यहाँ नहीं पढ़ाते, दिल्ली में पढ़ाते हैं। एक उनसे बात करी क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है, और एक जो डीएसपी है मेरा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, उससे भी मैंने बात करी। तो उन्होंने बोला कि बात तो तेरी एकदम सही है, मिस्टेक बहुत ही छोटी है लेकिन मिस्टेक तो है। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ठीक है और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी ठीक है, लेकिन अगर आपने यहां पर राज्य शब्द दिया है तो आपको केंद्र शासित प्रदेश भी देना चाहिए। अगर आप राज्य नहीं दे रहे हो तो केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आ रहे हैं, तो उसमें हम राज्य और यूटी अपने आप डाल सकते थे। मतलब अगर राज्य इन्होंने दे दिया है तो यूटी ना देने के कारण पेच फंस रहा है। पहली बात तो ये, या तो इनको दोनों के दोनों देना था। अब क्या ऐसा रीजन है, अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो ये ऑब्लिक में लिखा रहता है या नोट्स में, नोट डाउन में लिखा रहता है या अलग तरीके से लिखा रहता है क्योंकि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन जब आप भारत के क्योंकि मैं ऑथेंटिक वेबसाइट से ही बात करूंगा, ठीक है, भारत की निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो भारत के राष्ट्रपति का चयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां तक आयोग ने पूछा है प्रश्न, लेकिन अब आगे पढ़ो, तथा साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं और अनुच्छेद 54 ऐसा बोलता है। अब अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर फिर तो इसका उत्तर होना चाहिए, एक मिनट, फिर तो इसका उत्तर होना चाहिए डी। नहीं, डी इसलिए नहीं हो सकता, फिर तो यही गलत हो गया ना। तो ये प्रश्न डी पे नहीं जाएगा और मुझे ऐसा लगता है, देखो मिस्टेक है, छोटी सी है, दिमाग को थोड़ा सा चलाने की कोशिश करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप आपत्ति लगाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपकी मर्जी है, लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना ही नहीं लगाओ। शिक्षक होने के नाते मैं आपको छोटी छोटी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप पेपर को समझा करें, और अगर कुछ लगता है तो इन्हीं से बातों से आप आगे सीख पाओगे, छोटी छोटी बातों से। तो यहां पर मुझे ये प्रश्न एकदम केवल छोटी सी गलती के कारण लग रहा है कि ये डिलीट होने की संभावना है, अगर आप इस तरीके के सोर्स डालते हैं तो। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न मैंने आपको बताया है, जो कि मिस्टेक भले ही बहुत छोटी है लेकिन मिस्टेक जरूर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहां पर यह है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है। यह व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है? कई अलग अलग संस्थाओं ने सीधा सीधा उत्तर डी दे दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पार्ट भी नहीं याद है कि किस पार्ट में क्या है। मतलब मैं भौचक्का रह गया, क्योंकि मैं भी एक बार थोड़ा हल्का फुल्का, भले ही मुझे पता है लेकिन मैं एक बार फिर भी देखने की कोशिश तो करूंगा ना। कोई, अब मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तो समझूंगा नहीं, मैं तो सब जगह का देख कर फिर देखना चाहता हूं कि क्या हाल फिलहाल में हो रहा है, क्योंकि मैं आंसर की भी नहीं दे रहा हूं। मैं आंसर की तभी दूंगा जब मैं सब चीजें समझ लूंगा। अब अगर आप देखोगे तो पार्ट 4 का यहां पर लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहे हैं हम, अंदर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यहां पर बात खत्म हो जाती है। यहां पर पेपर प्रश्न अच्छा बनाया लेकिन ये क जो है गलत कर दिया गया है। ये प्रश्न सीधा सीधा डिलीट होगा। इस प्रश्न में आप 2 नंबर जोड़ कर रखना, है ना। वो वाला प्रश्न तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, देखो मिस्टेक है, 100% मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है। मानना हो मानो, नहीं मानना हो मानो, दिल को बहलाना हो बहला लो, कुछ भी कर लो, वो मिस्टेक तो है। ठीक है, ये प्रश्न डिलीट 100% होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसके उदाहरण है? अब आप इसमें डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिबेट को मैं पूर्ण विराम, अल्प विराम भी नहीं, पूर्ण विराम देने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर आप में सेंस है, कॉमन सेंस है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
पहली बात तो हम इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, एक है फ्लिपकार्ट और एक है अमेजोन। दोनों की दोनों चीजें जो है हमको बहुत अच्छे से पता है B2C है, ठीक है। अलीबाबा की हम बात करते हैं तो देखो अलीबाबा, अगर हम अपने इंडियन ई कॉमर्स की बात करें, जो ई मार्ट है वो B2B है पूरी तरीके से। अलीबाबा भैया B2B है ना। अब कैसे, तो इसको हम पहले सोर्स से समझते हैं। ये alibaba.com की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें लिखा है alibaba.com पार्ट ऑफ अलीबाबा ग्रुप इज अ वेल नोन मल्टीनेशनल B2B कॉमर्स ई प्रोवाइडर। जैकमा फाउंडेड इट ऑन April 4, 1999। दिस B2B प्लेटफॉर्म इंक्लूड सर्विसेज फॉर बोथ सप्लायर्स एंड बायर्स सच एज ऑनलाइन B2B ट्रेडिंग, ट्रेड एश्योरेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मीडिया एंड सो ऑन। तो भैया एक तो हो गया फ्लिपकार्ट और अमेजोन B2C और अलीबाबा हो गया B2B। मतलब यहां पर C और D दोनों बनने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अब यहां पर पेच क्या फंस रहा है, देखो अलीबाबा ने B2B के अलावा B2C भी शुरू किया है, ठीक है। B2B तो अलीबाबा 100% है, आप ये मान के चलो। फ्लिपकार्ट अमेजोन 100% B2C है। अब ऐसा मुझे देखने को मिला कि अलीबाबा B2C में भी अब काम कर रहा है, C2C में भी अब काम कर रहा है। अब देखो, जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ कर गया है वो फ्लिपकार्ट अमेजोन को सोचकर B2C पे जाएगा। अलीबाबा जिसको पता है B2B है 100%, वो भैया B2B भी लगा सकता है। अब दोनों इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन B2C तो है लेकिन B2B तो नहीं है ना। 100% बिल्कुल हो ही नहीं सकता है B2B तो फ्लिपकार्ट अमेजोन, तो दोनों हो नहीं सकते। अलीबाबा B2C और B2B दोनों में आ सकता है लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन B2B में नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि C और D ऑप्शन दोनों होने के चांसेस ना के बराबर है। और फिर से यहां पर पेच फंस रहा है, जो कि मैंने आपको ऑथेंटिक रूप से सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर बता दिया है। फिर से समझा दे रहा हूं, फ्लिपकार्ट अमेजोन B2C है, अलीबाबा पूरी तरह से B2B है। लेकिन अगर उसने B2C और C2C के रूप में कार्य करना शुरू किया भी है तो भैया उस हिसाब से अलीबाबा के हिसाब से C और D हो सकता है, लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन के हिसाब से C और D नहीं हो सकता है। तो ये प्रश्न डिलीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब जो आपत्ति लगाएगा और ऑथेंटिक तरीके से लगाएगा वही इसका डिलीट होने के चांसेस रहेंगे, और आपत्ति भी वही लगाएंगे जिनके C2B हो और C2C लगाया हो, है ना। तो प्रश्न जहां पर गलत होने के चांसेस है वो आपत्ति लगाएंगे। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि लगाओ, है ना, सिंपल। आगे की बात करते हैं। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? कई लोगों ने इसका आंसर जगतपुरी दिया है, कई लोगों ने इसका आंसर रामसिया दिया है, 2-3 जगह तो मैंने चलो ब्रह्मपुरी भी देख चुका हूं, है ना। तो 3-3 उत्तर इसके हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने पर्यटन जिले की वेबसाइट को रटा रटा दिया था आपको, एक एक क्लास यहां पर करवाई थी। 52 के 52 जिले जब तक थे तब तक एक एक जिले की वेबसाइट को पूरा का पूरा करवाया था। जब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं चित्रकूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो हम इसके बारे में इतनी सारी बातें दी गई है, लेकिन हम केवल और केवल एक छोटी सी बात पर जाएंगे। यहां से फादर कामिल बुल्के ने भी चित्रकूट महात्म्य का उल्लेख किया है, जो मैकेंजी के संग्रह में पाया गया है। विभिन्न संस्कृत और हिंदी कवियों ने चित्रकूट का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य महाकाव्य रघुवंश में इस स्थान का सुंदर वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? तो वह यहाँ के आकर्षण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेघदूत में अपने यक्ष के निर्वासन का स्थान चित्रकूट, जिसे वह प्रभु राम के साथ इसके सम्मानित संबंधों की वजह से रामगिरी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कल ही बता दिया था कि यहां पर राम सिया की जगह रामगिरी आना चाहिए। और अगर यही बात है, क्योंकि यही ऑथेंटिक सोर्स है, इसके अलावा आपको कहीं भी कोई किताब लगा दो आप, ऑथेंटिक सोर्स सबसे यही है। तो अब इसमें
जिसका राम सिया है, रामगिरी लगाया है वही सही होगा, है ना। और जिन्होंने बाकी लगाया वो आपत्ति लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको भी नंबर मिल सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना, राम सिया तो नहीं है, रामगिरी है। और ये भी मैंने आपको एकदम स्पष्ट रूप से सामने ही बता दिया है कि भैया रामगिरी को बनाया चित्रकूट में, तो राम सिया की जगह गलती से रामगिरी यहां पर हो गया है और ये यहां पर पेज सीधा का सीधा फंस रहा है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महायान, हीनयान, थेरवाद या वज्रयान? ये प्रश्न डिलीट होने के चांसेस नहीं है ना, डिलीट नहीं होगा यहां पर। लेकिन यहां पर दो प्रश्न बन रहे हैं, दो उत्तर बन रहे हैं, एक तो महायान बन रहा है और एक वज्रयान बन रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं 99.9% या चलो थोड़ा हम कम कर लें, 90% ये महायान ही होगा और 10% वज्रयान, क्योंकि कुछ दो ऑथेंटिक सोर्स में, ऑथेंटिक की बात कर रहा हूं, किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो उन्होंने सब कुछ डाला हुआ है, आपको जो ऑथेंटिक पढ़ना है वहां पर पढ़ सकते हो। वहां पर 512 पेज में सब कुछ दिया हुआ है बौद्ध धर्म के विकास से संबंधित। वहां पर आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान बोला है और इसके आगे फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, तो महायान ही होगा मेरे हिसाब से। लेकिन दो सोर्स में मुझे वज्रयान भी कहीं ना कहीं दिखा है, तो मैं COD मान रहा हूं, हालांकि डिलीट नहीं होगा। ये आप ये देख सकते हो, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, यह एक प्रसिद्ध महायान बौद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। यह पुस्तक हर्षकालीन इतिहास की कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालता है। इसमें हर्ष के लिए केवल ह शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु इस ग्रंथ में अनेक जानकारियां भी प्रदान की गई है। तो ये महायान हमको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार के दायरे में नहीं आता है? ये विवादित प्रश्न है। विवादित प्रश्न कैसे हैं? अगर हम देखें, राष्ट्रीय मानव अधिकार या फिर हम केवल मानव अधिकार बोलते हैं। देखो मानव अधिकार की परिभाषा क्या है? बहुत ही सिंपल सा मानव अधिकार की परिभाषा है कि ऐसे अधिकार जो मानव को जन्म लेने के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। सिंपल, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। तो समानता से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या नहीं लोगे आप? क्या मतलब हम इसमें क्या करें? समानता से संबंधित अधिकार हट ही नहीं सकता दायरे से, जीवन से संबंधित अधिकार हट ही नहीं सकता, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हट ही नहीं सकता। लेकिन अब फिर आप ऑड वन आउट ही कर सकते हो, जो कि शिक्षा से संबंधित अधिकार होता है, मतलब B। लेकिन फिर पेच यहां पर फंसता है कि शिक्षा से संबंधित अधिकार भी तो दायरे में आता है ना। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये कॉमन सेंस लगाया हुआ है, लेकिन इसकी एक चीज और हम पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होता है। तो भेदभाव किए बिना मतलब समानता का अधिकार हो गया है। पर अब मानव अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, तो भैया यहां पर यह भी हो गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम एवं शिक्षा का अधिकार, यहां पर यह भी हो गया है। और यहां पर जीवन भी दिया है। तो पूरी तरीके से चारों ही सही। देख, मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, ये सबसे बड़ा विवादित प्रश्न है कि चारों, अगर आप आधा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो ऑड वन आउट करके शिक्षा से संबंधित अधिकार आप डाल सकते हो और 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप फिर से पूरी तरीके से दिमाग लगाना शुरू करोगे तो चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही है और ये प्रश्न फिर जो है बोनस पर चले जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहां पर मुझे आपको लगा था कि आपको बता देना चाहिए। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, आप क्लास खत्म होने के बाद आपके क्या रिव्यू है इस बारे में, आपके क्या मत है इस बारे में, मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं कि क्या मैंने जो आपको बताया है इससे आप क्या राय रखते हो या क्या सोचते हो। सीधी सी बात है, शिक्षक होने के नाते आपके सामने कुछ बातें पहुंचा देनी थी तो पहुंचा दी है। मेरा मकसद किसी के नंबर कम ज़्यादा करने से ना तो कभी रहा है और ना इतनी गिरी हरकत मुझे करने की आदत है। लेकिन जो करना था वो आपको मैंने बता दिया है। अब आपकी इच्छा है, आप इसमें क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। मेरा काम मैंने कर दिया है, बाकी काम आप करें। कल पेपर का रिव्यू बहुत अच्छे से करेंगे और आगे की बैचेस जो शुरू होने वाली है, क्योंकि 28 अप्रैल के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है, पूरा का टेस्ट सीरीज से ही आ गया है लगभग, जल्दी ही आपको बताऊंगा। सभी कुछ प्रूफ यूट्यूब पर स्पेशल क्लास और प्लस क्लास में है। तो मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।